हमारे साथ में अगले एक्सपर्ट हमारे साथ में जुड़ रहे हैं नितिन गमी जी। नितिन जी जो है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हैं और टेक्निकल एनालिस्ट हैं, तो ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। दोनों चीजें, ग्रहों की चाल और बाजार की चाल, दोनों को मिला करके बता देते हैं कि कहाँ है मौके और कौन सा नक्षत्र और कौन सा शेयर आपको देगा मुनाफा। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। थैंक यू लवली जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे शो में इनवाइट करने के लिए। ठीक है, तो नितिन जी एक छोटा सा पहले एक आपके बारे में बातचीत कर लेना चाहता हूँ कि आपका सफर कहाँ से शुरू हुआ, शेयर बाजार का भी और नक्षत्रों का भी। ओके लवली जी, मैंने अपना शेयर बाजार का सफर ऐसे तो 1998 में शुरू किया था, जब मैंने सीए स्टार्ट किया था, फाउंडेशन में जब एंट्री किया था। सो मैंने आर्टिकलशिप के दौरान ही कुछ ब्रोकर हाउसेस की ऑडिटिंग जब ले जाता था, तभी से मेरे शेयर बाजार का सफर शुरू हुआ। और मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। सो फुल फ्लेजेड, उसके पहले मैं ट्रेडिंग करता था। 2006 से फुल फ्लेजेड मैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर जुड़ा और उसी समय संग संग मैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और गैन एनालिसिस के ऊपर भी कनेक्ट हो गया। और बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस करते करते मुझे थोड़ा ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं ये कुछ पोस्टमार्टम एनालिसिस हो रही है। मुझे फोरकास्टिंग टेक्निक की तरफ जाना था, जो कि मुझे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और गैन एनालिसिस के थ्रू पता चला। तो मेरी जो एनालिसिस होती है वो टेक्निकल को लेती है, फंडामेंटल्स को लेती है, बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट को फंडामेंटल रीड कर लेता हूँ, नंबर्स के ऊपर भी मैं एनालिसिस करता हूँ, एंड गैन थ्योरी और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को लेकर के नंबर्स एंड एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट्स को लेकर के भी उसकी चाल को पकड़ता हूँ। सो मेरी एनालिसिस के अंदर में ऑलमोस्ट ये सारे मिश्रण होते हैं। ठीक है, अमेजिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 2006 से मैं कंटिन्यू में जी नितिन जी, और उसके अलावा सबसे पहले तो शुभकामनाएं आज के दिन की। आज आप एक अच्छे दिन, एक खास दिन आप हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं कि आज आपका भी दिन है, आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का डे है, तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस दिन में एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज टेक्निकल एनालिस्ट, बहुत सारी चीजें जो आप सारा मिश्रण करके और उसके बाद बाजार के अंदर में काम करते हैं या लोगों को बताते हैं कि कैसे करना चाहिए, उस सारे मिश्रण के हिसाब से जिस दायरे में बाजार चल रहा है और अभी इमीडिएट अगर हम बात करें एक लाल निशान में है और बहुत मार्जिनल है, लेकिन है, कैसा लगता है बाजार और इसके अंदर में क्या करना चाहिए? लवली जी, मैं आपको बताऊं, मेरी जो एनालिसिस कहती है कि बाजार जो है बहुत ज्यादा ऊपर के साइड में नहीं मुझे दिख रहा है। एक डाउन ट्रेंड जो है ऑलमोस्ट 28 तारीख से स्टार्ट हुआ है, जो कि मुझे ये अप टू अगस्त या नहीं तो मिड सितंबर तक मुझे के लिए एक डाउन साइकिल दिख रहा है। बिकॉज एस्ट्रोलॉजिकली भी जो है सो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो कि बाजार को ऊपर की तरफ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और गेम थ्योरी के हिसाब से और टेक्निकल भी आज इंडिकेटर जो है मुझे वो नीचे की तरफ ही दिखा रहे हैं। हाँ, बाजार कुछ दिनों से अगर मैं देखूं तो लास्ट 20 से 25 दिनों से निफ्टी जो है एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है 15,500 और 15,900 के बीच में ऊपर की तरफ। लवली जी, मुझे बहुत ज्यादा अगर ऊपर की तरफ मैं देख रहा हूं तो मुझे 16,100 या 200, मतलब यहां से मुझे बाजार ऊपर की तरफ में 600 पॉइंट, बट नीचे की तरफ नियर अबाउट 1500 से 2000 पॉइंट दिखता है नेक्स्ट 1 से 1.5 से 2 महीने के अंदर में। सो मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ बाजार को लेकर के अभी इस जगह पर। सो मैं अपने ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा एग्रेसिव आप ना हो। हाँ, जिस दिन आपको मिड साइकिल जो है, किसी दिन इंट्राडे में आपको कुछ मिलता है अच्छा वॉल्यूम के साथ, उस दिन आप इंट्राडे के लिए बाई करो, बट अभी ओवरनाइट पोजीशन मुझे बाई की तरफ ले जाना थोड़ा सा रिस्की लगता है। ठीक है, और बैंक निफ्टी में भी क्या इसी तरीके का व्यू है आपका, या बैंक निफ्टी आपको लगता है कि पहले अगर नीचे की तरफ गिरेगा तो पहले ज्यादा जो उसके जो ट्रेंड दिखाएगा वो बैंक निफ्टी पहले होगा? बैंक निफ्टी, बिल्कुल आप सही सवाल पूछ रहे हैं लवली जी। बैंक निफ्टी ज्यादा गिरेगा, बिकॉज बैंक निफ्टी में जो बैंकिंग स्टॉक्स है, कल भी देखो आप जो पीएसयू स्टॉक्स है उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन ओवरऑल बैंक निफ्टी या बैंकिंग रिलेटेड शेयर जो मुझे दिख रहे हैं वो सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट के बाद में मुझे थोड़े से उसमें ज्यादा तेजी से गिरना दिख रहा है। ठीक है, तो जब अगर हाँ जी, हाँ कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात नितिन जी। बोल रहा था निफ्टी में, जैसे मैं बता रहा हूं कि अगस्त सितंबर मिड तक मुझे जहां 1500 से 2000 पॉइंट गिरता दिख रहा है लवली जी, मुझे बैंक निफ्टी के अंदर करीबन 6 से 7000 पॉइंट दिख रहा है नियर अबाउट। मेरा एक्सपेक्टेशन है बैंक निफ्टी अगस्त सितंबर तक शायद वो 28-29 पर चला जाएगा। तो मैं ये लॉन्ग टर्म व्यू दे रहा हूं, क्योंकि मुझे जो बियर साइकिल दिख रहे हैं वो बियर साइकिल मुझे अगस्त सितंबर तक के लिए क्लियर व्यू दे रहे हैं नीचे की तरफ। ठीक है,
तो नितिन जी, दिन अच्छा है लेकिन आप डरा रहे हैं हम लोगों को, लेकिन आप एनालिसिस के हिसाब से डरा रहे हैं, तो उसको डराना नहीं, उसको मैं सचेत करना कहूंगा, सावधान करना कहूंगा। तो ये अच्छा है क्योंकि सावधानी ज्यादा जरूरी है। और ठीक है, तो फिर नितिन जी इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, अभी मैं बाकी चीजें आपसे डिस्कस करता हूँ, लेकिन ये इस डिस्कशन को कंप्लीट कर लेना जरूरी है। और इस पे एक सवाल हमारे दर्शक ने पूछा है, वो पूछ रहे थे रिलायंस पर व्यू बताइए, क्योंकि रिलायंस एक मेजर प्लेयर होता है और इस तरीके की चीजों में जब आप कह रहे हैं कि बाजार की चाल जिस तरफ आप देख रहे हैं जो नीचे की तरफ है, तो उसमें फिर ये समझ लेना बहुत जरूरी होगा, इस तरीके के प्लेयर को समझ लेना, एक एनालाइज कर लेना जरूरी होगा कि रिलायंस किस तरफ जाता है या कैसा दिख रहा है और उसके लेवल्स क्या देखने को मिल सकते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है लिव जी। रिलायंस ही एक ऐसा शेयर है मुझे मार्केट में दिख रहा है जिसमें बहुत ज्यादा गिरावट मुझे नहीं दिख रही है, बट हाँ ये है कि जब मार्केट गिरेगा, इंडेक्सेस गिरेंगे, तो रिलायंस भी उसके अंदर एक अच्छा पार्टिसिपेशन रखता है। बट बहुत ज्यादा मंदी मुझे रिलायंस में नहीं दिख रही है, बिकॉज ऑफ देयर फंडामेंटल्स, बिकॉज ऑफ देयर ग्रोथ पोटेंशियल, बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट उनके पास आया है जिसका वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी कर रहे हैं। आज 5G लाने जा रहे हैं, आज रिटेल सेक्टर में वो इंटर कर रहे हैं। सो रिलायंस में मैं बहुत बहुत ज्यादा अगर देखता भी हो नीचे की तरफ में, तो मुझे 1500 से नीचे दिखता हुआ नहीं दिख रहा है। सो यहाँ से 500 पॉइंट की मंदी आएगी। देखो निफ्टी में जब हम बोल रहे हैं 1,500 से 2,000 पॉइंट, या बैंक निफ्टी में हम जब बोल रहे हैं नियर और 5-6 हजार पॉइंट की मंदी, तो इसके अंदर 1500-1600 पॉइंट तक रिलायंस एक बार नीचे उतर सकता है। अभी जो 2100 के आसपास चल रहा है, तो 1500-1600 के बीच तक आ सकता है, बट वहां पे बहुत जबरदस्त सपोर्ट ले लेगा रिलायंस पे। ठीक है, तो आपने बताया है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में जहां आप बड़ी गिरावट देख रहे हैं, वहीं रिलायंस आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा स्टेबल रहेगा और ये उतना ज्यादा गिरावट नहीं देखेगा, ये थोड़ा स्ट्रांग है और उसके उसके कई सारे कारण आपने देख लिए। ठीक है, इसमें हमारे एक दर्शक हैं दिनेश शर्मा जी, वो शायद मेरे ख्याल से थोड़ी देर पहले उन्होंने ये पूछा था कि वाई सो, क्या रीजन है, क्या कारण है, तो वो शायद वो समझना चाह रहे हैं एक बार फिर से वापस कि जब आप निफ्टी में कह रहे हैं कि बड़ी गिरावट आप देख रहे हैं, तो उसके पीछे के केवल पॉइंट टू पॉइंट अगर आप मेरे को कुछ 2-3-4-5 कारण बता दीजिए कि क्यों आपको लगता है नक्षत्रों के अलावा। तो एक तो आपने बताया कि शायद एस्ट्रोलॉजिकल आपने कुछ देखा होगा उसके अंदर में और कौन सी वस्तु बनेगी, तो वो एक अलग चीज है, लेकिन उसके अलावा अगर आप कुछ चार्ट में भी या टेक्निकल्स में भी कहीं कुछ ऐसी वाली चीजें दिखती हैं, कोई ऐसे रीजन जिसको आप कहें कि ये ट्रिगर्स हैं या इनको कोई ऐसे वाली चीजें जो आपको देखना हो। ठीक है, मैं बताता हूँ। क्या है कि देखो गेम थ्योरी के हिसाब से क्या होता है लवलीत जी, साइकिल्स रेडी होते हैं। ओके, लॉन्ग साइकिल्स होते हैं और लॉन्ग साइकिल्स के बीच में बहुत सारे मिड साइकिल्स रेडी होते हैं। ओके, सो जून के बाद में जब 6 महीना कंप्लीट हो गया है ना, उसके बाद से आप 28 जून का डेट, हमने एक्चुअली 16 जून भी दिया था, 16 जून के बाद से देखो आप मार्केट है, मैं अपने क्लाइंट्स को, मैं अपने फॉलोअर्स को 16 जून का भी डेट एक बार दिया हुआ था कि 16 जून से मार्केट में एक रिवर्सल रेडी हो रहा है। 16 जून के बाद से आप देखोगे लवलीत जी बहुत ज्यादा मार्केट में अप टर्न नहीं रहा। ओके, और 28 जून के बाद से अगेन मार्केट रिवर्स टर्न ले रहा है। सो मिड साइकिल जो है यहाँ पर वो जुलाई और अगस्त महीने में बहुत ज्यादा बियर हो रहे हैं। ये गेम थ्योरी में मैं यहाँ पर पूरी तरह से नहीं समझा सकता, बिकॉज बहुत बड़ी थ्योरी है, बहुत सारे नंबर्स के ऊपर कैलकुलेशन होता है। ओके, बट मैं यहाँ पर एक चीज जरूर अपने दर्शकों को बोलूंगा कि ये डरने की जगह नहीं है, ये एंट्री करने की जगह है। मैं बोलूंगा जुलाई में, अगस्त में आप अगर पार्ट बाय पार्ट अगर एंट्री करते हो, तो मैं साथ में ये भी बता दूं कि जुलाई, अगस्त, सितंबर मिड तक मार्केट अगर 1500 पॉइंट गिरेगा, तो लवली जी इस 1500 पॉइंट को कवर करने में अक्टूबर नवंबर 2 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा और बहुत तेजी से मार्केट ऊपर उठेगा फिर उसके बाद में। सो ये एंट्री करने की जगह है, डरने की जगह नहीं है। हाँ, जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो और अब और नीचे में बाई कर सकते हैं। ओके, जहां पर वो अपने चीज को कंसोलिडेट कर सकते हैं। और अगर नए प्लेयर्स इंटर करना चाहते हैं तो मैं उनको बोलूंगा बहुत बेहतरीन मौका मिलेगा आपको इंटर करने का। उसके बाद आपको आगे अक्टूबर के बाद से बहुत लंबे समय के लिए आपको नियर अबाउट 1 से 1.5 साल के लिए आपको अच्छा अपस्विंग दिखेगा। सो ये साइकिल बहुत जरूरी होती है लवली जी मार्केट में करेक्शन की। ठीक है, तो मैं इसको यूं समझ रहा हूँ और ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस बना रहे हैं। ठीक है, मैं नितिन जी फिर इसको ऐसे समझ रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं वही ग्लास हाफ फुल वाली थ्योरी है कि उसको कैसे देखते हैं, या तो मैं ये देख सकता हूँ कि ये बाजार गिरने वाला है, एक बड़ा करेक्शन आने वाला है, ड्यू है, तो वो उसका डर हो सकता है, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि वहीं पे ये अपॉर्चुनिटी होगी एंटर करने की, नए बाइस बनाने की, और उसके अंदर में जो एंट्री के अच्छे लेवल्स मिलेंगे तो वो मौका होगा, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड फिर आप भी वही देख रहे हैं कि ओवरऑल बुलिश ही है ट्रेंड,
उसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो ये अच्छा एनालिसिस है। फिर इस पे नितिन जी, इसके बाद फिर इसके क्या, इसके साथ में मैंने, क्योंकि एक और वीडियो हमने एक टेक्निकल एनालिस्ट के साथ में किया था और टेक्निकल क्लासरूम में ही, और उसमें चर्चा करी थी टाइम साइकिल्स पर। और उसमें जो टाइम साइकिल, जो 28 वीक वाला जो टाइम साइकिल है, जिसमें हर 28 वीक में टाइप कहीं आकर के एक गिरावट, एक डिप देखने को मिलती है, और उसके चलते जो अगला जो हम देख रहे थे मैप करके निफ्टी में, तो वो अगली गिरावट हमें कहीं अक्टूबर के लास्ट वीक में दिख रही थी। आपके एनालिसिस और इस एनालिसिस के साथ में अगर दोनों को मिलाते हैं तो क्या आप मानते हैं कि ये ठीक है, और ऐसा ही कहीं पे लेवल वो टाइमलाइन देख रहे हैं? बिल्कुल लवलीत जी, 28 वीक वाली भी साइकिल होती है। उसके अलावा क्या होता है, गैन थ्योरी में लवलीत जी 2-3 थ्योरी होती है, एंगल बेस्ड थ्योरी, नंबर बेस्ड थ्योरी एंड एस्ट्रो बेस्ड थ्योरी। सो मैं एस्ट्रो बेस्ड थ्योरी और नंबर बेस्ड थ्योरी के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूं। सो एस्ट्रो बेस्ड थ्योरी में लवलीत जी जो प्लैनेट्स की जो साइकिल होती है, हम हर प्लैनेट की साइकिल को पकड़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, मर्क्यूरी की साइकिल जो होती है वो 88 दिन की होती है, ओके। और वेनस की साइकिल जो होती है वो 225 दिन की होती है। तो हम ये भी साइकिल को कैच करते हैं और उसको नंबर्स के ऊपर प्लॉट करते हैं, और वहां पर जो टेक्निकल स्ट्रेंथ है वॉलेटिलिटी के साथ, वॉल्यूम के साथ में, उसको भी मैप करते हैं और वहां से हम साइकिल निकालते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी है लवलीत जी, आज इस जगह पर, जिस जगह मार्केट खड़ा है, वहां पर बहुत सारे नए ट्रेडर्स, नए इन्वेस्टर्स इंटर करने में डर भी रहे हैं कि इतने हाई पोजीशन पे क्या उनको इंटर करना सही होगा। आप देखोगे लास्ट वीक मैंने डेटा देखा था, अप्रैल से जून क्वार्टर के अंदर, मई जून क्वार्टर के अंदर बहुत सारे नए ट्रेडर्स ने अपने डीमैट अकाउंट ओपन करवाए हैं। आपके पास भी ये डेटा शायद अवेलेबल होगा। उन्होंने डीमैट अकाउंट ओपन करवाए, एंट्री करना चाह रहे हैं मार्केट में, बट इस जगह पे प्रैक्टिकली ब्रोकिंग हाउसेस भी थोड़ा सा सेफ साइड ले रहे हैं कि एंट्री करवाए या नहीं करवाए उनको। मैं उनको बोलूंगा उन सभी के लिए जुलाई और अगस्त बहुत बेहतरीन मौका होगा। मैं इनको बोलूंगा आप अगर 3 स्टेज पे 30%, 40% एंड 30%, आप अपने कैपिटल को 3 स्टेज में अगर आप इन्वेस्ट करो, मैं आपको बोलूंगा दिसंबर तक आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। बिकॉज मार्केट शूटअप जब होगा सितंबर मिड के बाद से, तो बहुत अच्छी तेजी दिखाएगा। ठीक है, अभी भी दिनेश शर्मा जी उतना कन्विंस नहीं है, क्योंकि उनको कारण नहीं समझ में आ रहा है कि कह रहे हैं कि ये अलग अलग जो नक्षत्र हैं या अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं, उनका असर मार्केट पे कैसे पड़ेगा। तो दिनेश जी, ऐसा नहीं है, वो अकेले एक चीज पे, एस्ट्रोलॉजी पे नहीं कह रहे हैं, ये सारी चीजें, और टेक्निकल एनालिस्ट हैं, सीए हैं नितिन जी, तो वो सारी चीजें, तो वो इसलिए हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं शो के अंदर में और चैनल के अंदर में, हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं कि बिना सोचे समझे किसी को भी ला करके और इस तरीके की चीजें कराएं और पैनिक क्रिएट हो, डरने का वो जरूरत नहीं है। टेक्निकल एनालिस्ट भी हैं, गैन थ्योरी एक अपने आप में एस्टैब्लिश थ्योरी है, एक एस्टैब्लिश एक ऐसा एनालिसिस है जिसमें अलग अलग एंगल्स और अलग अलग तरीके से इंडिकेटर्स लगा करके चार्ट के अंदर में समझा जाता है। तो वो थ्योरी और प्लानिटरी तो एक अलग है, तो अगर उसको छोड़ भी दीजिए एक बार को, तो भी बाकी चीजों के हिसाब से भी कुछ चीजें निकाल करके एनालिसिस, लेकिन उसको जब ओवरलैप करते हैं, जब उसके साथ में एक और एनालिसिस रखते हैं जो कि एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस है, तो नितिन जी कह रहे हैं कि उसके अंदर में और बल मिलता है। ठीक कह रहा हूँ नितिन सर? बिल्कुल लवलीत जी, मैं बोलूंगा दिनेश जी को बिल्कुल घबराने की नहीं जरूरत है। दिनेश जी और बाकी सारे मैं ट्रेडर्स फर्टर्निटी, इन्वेस्टर फर्टर्निटी को बोलूंगा घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज ये साइकिल होना बहुत जरूरी भी है मार्केट के अंदर में। बिकॉज मार्केट जिस हिसाब से तेजी पकड़ा हुआ था इतने दिनों से, कंटिन्यूअस तेजी, यहाँ पर ट्रेडर्स प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं रुके हुए हैं। सो ये जो एक हल्की गिरावट आएगी ना, मैं बोल रहा हूँ जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखे, वो वहां से बाहर नहीं निकले। क्योंकि देखो मार्केट में मुझे जो मंदी दिख रही है वो मेन इंडेक्स के अंदर में और कुछ एक जो अच्छे स्टॉक्स रहे हैं। मैं रिलायंस में जैसे बताया कि मुझे बहुत ज्यादा मंदी रिलायंस में नहीं दिख रही है, मुझे आईटी स्टॉक्स में बहुत ज्यादा मंदी अभी भी नहीं दिख रही है, बिकॉज जिस हिसाब से मार्केट ने रिवाइव किया है, आईटी कंपनीज के पास ऑर्डर आ रहे हैं। सो ये फंडामेंटल भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है। सो अगर ये साइकिल नीचे की तरफ मुझे दिखता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और नीचे में इंटर करने की। बिकॉज आज 15,900 पे आज आप प्रैक्टिकली इंटर नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको जिस दिन 15,000 मिलेगा, 14,700 मिलेगा, आप अच्छे से इंटर कर सकते हो उसके अंदर में। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरा पर्पस किसी को भी डराना नहीं है, बट हाँ ये जरूर बताना है कि आपको नीचे मिलता है, आप जरूर उसमें इंटर करो। धीरे धीरे आप 3 फेज में आप 30%, 40% और 30% के कैपिटल कंट्रीब्यूशन के साथ में आप जरूर इंटर करो।
ठीक है, दिनेश जी अभी भी कह रहे हैं मैं डर नहीं रहा हूं, लेकिन मैं कन्विंस भी नहीं हूं। तो इस पे अलग से दिनेश जी और थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेंगे, लेकिन इसको वैसे समझिए कि इसको अगर कि एक बहुत जेनरिक तरीके से मैं अगर इसको कोशिश करूं समझाने की, तो इसको ये समझिए प्लानिटरी आप चीजों को छोड़ दीजिए अब वाला। लेकिन मान लीजिए आप कहीं घूमने जाते हैं किसी जगह पे, और जिस दिन आप वहां घूमने गए हैं उस दिन वहां पे मौसम भी बहुत अच्छा सुहाना आपको मिल गया, तो आपको तो लगता है कि शायद कई बार कि यार यहाँ पे अच्छा ऐसा ही मौसम होता है, ये बहुत अच्छी जगह हम आ गए। लेकिन हो सकता है कि वो दिन अच्छा था या वो टाइम पीरियड अच्छा था जब आपको वो मिल गया। या कई बार होता है ना कि हम कहीं किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं और उसी दौरान स्नोफॉल भी हो गया, तो स्नोफॉल आपको देखने को मिल गया और आप हिल स्टेशन पे थे, तो दोनों चीजें एक सोने पे सुहागा टाइप की चीज हो जाती है। लेकिन हो सकता है कि आप आज वापस जाने वाले हैं, आप वहां से निकल आए हिल स्टेशन से, और आपके निकलने के बाद में जब आप वहां से अपने शहर के लिए वापस चल रहे हैं, तब आपको खबर मिलती है, अगले दिन आप देखते हैं टीवी पे कि कल रात में तो वहां पे स्नोफॉल हुआ जो कि आपने मिस कर दिया। तो ये उस तरीके की एक डबल कॉन्फिडेंस वाली चीज है या डबल कंफर्मेशन वाली चीज नितिन जी कह रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस भी बता रहा है कि उसके अंदर में टाइम साइकिल्स और इस तरीके की चीजें हैं जहां पे कहीं ड्यू फॉर करेक्शन है बाजार, और उसके साथ में प्लानिटरी पोजीशन भी बता रही हैं कि ड्यू फॉर वहां पे एक करेक्शन आ सकता है। सब जगह लागू होगा नहीं, चार्ट बाय चार्ट है, इसीलिए इसको वैसे समझिए वो। और आप जो कह रहे हैं कि फिर क्या सारे बाजार, सारी दुनिया के बाजार गिर जाएंगे, नहीं, वो इसी बाजार के अंदर में वो कह रहे हैं कि रिलायंस नहीं गिर रहा है। तो अभी वो वाली भी चीज उन्होंने क्लियर करी कि ऐसा नहीं कि सब कुछ गिरने जैसा कोई ऐसे नक्षत्र ऐसी कोई पोजीशन बन रही, वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि बन रही है। बिल्कुल लवली जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप जैसा मैं बताऊं, फार्मा सेक्टर में मुझे बिल्कुल गिरावट नहीं दिख रही है। ठीक है, जहां 100 पॉइंट मार्केट गिर रहा है वहां पर अगर देखो फार्मा सेक्टर अगर 10 पॉइंट गिरता है, मैं उसको गिरावट नहीं बोलूंगा, मैं उसको बोलूंगा बहाव के साथ बह जाना। ठीक है, मुझे फार्मा सेक्टर अभी भी काफी तेज लग रहे हैं। आप सन फार्मा, डेविस लैब, इसमें बहुत अच्छे से आप एंटर कर सकते हो अभी भी इस जगह पर। मुझे इसके अंदर गिरावट नहीं दिख रही है। और दूसरी बात, लवली जी आप एक चीज देखो, मैं दिनेश जी को भी बोलूंगा। अब देखो मार्केट जो लास्ट ईयर जब कोविड स्टार्ट हुआ था 2020 मार्च महीने में, उस दिन के बाद से जब मार्केट जिस हिसाब से तेजी पकड़ा है, आप लास्ट 30 दिन देखो, इन्वेस्टर उसके पहले 30 दिन के पहले इन्वेस्टर जो थे, एफआईआई की बात में करूं, बहुत एग्रेसिव थे। लेकिन 30 दिन में आप देखो एफआईआई भी कहीं ना कहीं एक बार साइडलाइन पकड़े हुए हैं। अदरवाइज मार्केट में आपको 30 दिन तक एक कंसोलिडेशन रेंज बहुत कम देखने मिलता है। सो कहीं ना कहीं ये संकेत भी देता है कि मार्केट कहीं ना कहीं स्टेबल हो गया है, और स्टेबल होने के बाद देखो मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ता है। अगर मार्केट को बहुत तेजी पकड़ना होता है, एफआईआई कभी रुकते नहीं। एफआईआई भी रुक गए हैं तो वो भी एक ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं, और जिस दिन 15,400 को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, एफआईआई भी एग्रेसिव हो जाएंगे और जो ट्रेडर्स हैं वो भी एग्रेसिव हो जाएंगे इसमें। ठीक है, दिनेश जी भी आपके कुछ बात से कुछ हद तक सहमत हैं। वो ये कह रहे हैं कि करेक्शन तो ठीक है, ड्यू है और होगा। आप जो करेक्शन के लेवल्स बता रहे हैं वो थोड़े एक्सट्रीम हैं, तो वो दिनेश जी उससे कन्विंस नहीं है, लेकिन अब उसको हम छोड़ सकते हैं उस डिस्कशन को, क्योंकि ये तो समय ही बताएगा। तो वो समय भी दूर नहीं है, और वो आप भी कहीं नहीं जा रहे हैं, नितिन जी भी यही हैं, और फाउंडर इंडिया भी यही है, दिनेश शर्मा जी भी यही हैं। हम लोग सब फिर एक बार फिर से इसको रीएनालाइज कर लेंगे और फिर से आ जाएंगे और देख लेंगे कि कहाँ दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा, कि कहाँ तक गिरते हैं या कितना करेक्शन आता है। तो वो कोई चिंता की बात नहीं। उसके बाद ओवरऑल व्यू वैसे भी नितिन जी यही कह रहे हैं कि ये बुलिश है। तो इसके आगे चलते हैं नितिन जी, फिर मुझे ये बताइए कि क्या इस बाजार में अभी कुछ मौके हैं और क्या कुछ बाइंग के मौके हैं, क्योंकि फिर आप ओवरऑल तो अगर बेरिश हैं तो ठीक है कि मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा सा शॉर्ट कॉल्स ज्यादा होंगी, लेकिन शॉर्ट कॉल्स दे रहे हैं या बाय कॉल्स दे रहे हैं या कैसे काम कर रहे हैं आप? मैं अभी शॉर्ट कॉल्स दे रहा हूँ, मैं इंट्राडे में बाय कॉल भी दे रहा हूँ, तो इंट्राडे में दे रहा हूँ। हाँ, फार्मा सेक्टर में मैं इन्वेस्टमेंट की सलाह दे रहा हूँ, बस वहां पर मैं मिनिमम आपको बताता हूँ 6 महीने के लिए। ठीक है, बिकॉज इंट्राडे में इंपैक्ट तो पड़ेगा ही फार्मा सेक्टर पर भी, बट हाँ 6 महीने के लिए फार्मा सेक्टर मुझे बहुत अच्छा तेजी दिख रहा है। और बाकी मैं इंट्राडे में मैं शॉर्ट कॉल ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो इंट्राडे में क्या बता रहे हैं, कौन सा स्टॉक शॉर्ट कर रहे हैं? आप आईटी सेक्टर में आप देख लो, इन्फोसिस देखो, आप विप्रो देखो, दिस सीमेंट सेक्टर के अंदर में एसीसी, अंबुजा सीमेंट। सो यहाँ पर भी देखो टेक्निकल एज वेल एज द साइकिल, दोनों यहाँ पे इन आईटी सेक्टर में और सीमेंट सेक्टर में दोनों मैच कर रहे हैं। आईटी सेक्टर में टेक्निकल जो है वो कहीं ना कहीं ओवरबॉट पोजीशन में पहुंचा हुआ है, और साइकिल भी मुझे अब 28 जून के बाद से थोड़ा डाउन साइकिल, एक हल्का शॉर्ट साइकिल रेडी हो रहा है। सो मैं आईटी सेक्टर में और सीमेंट सेक्टर में शॉर्ट कॉल सलाह दे रहा हूं। ठीक है, लेकिन इंट्राडे में अगर हम एक स्टॉक की बात करें तो आप कह रहे हैं इन्फोसिस को सेल किया जा सकता है?
बिल्कुल, मैं इन्फोसिस को सेल करने की सलाह देता हूँ। ठीक है, कुछ लेवल्स बता सकते हैं इसमें से? हाँ बिल्कुल, मैं बता सकता हूँ। देखिए, इन्फोसिस इन्फोसिस मैं इक्विटी की बात करूं तो इन्फोसिस अभी 1565 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और लेवल की मैं बात करूं अगर तो 1601 के नीचे जब ये चलना शुरू हुआ है, तो वहां से मुझे पहला लेवल जो है 1521 दिख रहा है। मुझे पहला मुझे जो हर्डल्स दिख रहा है वो 1521 दिख रहा है। और 1521 पर नो डाउट ये पहला हर्डल्स फेस करेगा। और 1502 को अगर ये तोड़ता है तो वहां से मुझे फिर ये 1483 और 1464 का लेवल दिखता है। ठीक है, 1483 1464 तक के टारगेट्स के लिए आप शॉर्ट करवा रहे हैं इन्फोसिस। ठीक है, इन्हीं लेवल्स पे कर देना है। 1% ऑलरेडी गिरा हुआ है आज। बिल्कुल, यहाँ पर 1% गिरा हुआ है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस पॉइंट है वो 1602 है। तो इस जगह पे हम स्टॉप लॉस रखते हैं तो मेरे पास में आप देखो 1:2 या 1:3 का भी हम रेशियो में, रिस्क रिवार्ड रेशियो में जा सकते हैं। ठीक है, 1602 के स्टॉप लॉस, 1602 कह रहे हैं ना सर? बिल्कुल ठीक है, 1602 के स्टॉप लॉस के साथ में इन्फोसिस को शॉर्ट किया जा सकता है, सेल किया जा सकता है। और टारगेट्स 1521 के बाद अगर और नीचे चलता है तो ये 1502, 1483 और 1464 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, ये कह रहे हैं नितिन गमी जी। ठीक है, इंटरेस्टिंग। अच्छा, आप लेकिन साथ में फार्मा सेक्टर में आप कह रहे हैं कि बुलिश हैं? हाँ जी, मैं फार्मा सेक्टर में थोड़ा बुलिश हूँ। फार्मा सेक्टर में डिमांड काफी अच्छी है। सो इसलिए मैं यहाँ पर मैं साइकिल के हिसाब से भी देखता हूँ और टेक्निकल के हिसाब से मैं देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा गिरावट इसमें नहीं दिख रही है। फार्मा सेक्टर अगर देखें हम तो नीचे लेवल पर कंसोलिडेट हुआ है लास्ट कई दिनों से, तो यहाँ पर अब मुझे गिरावट नहीं दिख रही है। फार्मा सेक्टर जो है अगर या तो कंसोलिडेट रहेगा या तो ऊपर की तरफ उठेगा। बहुत ज्यादा गिरावट मुझे फार्मा सेक्टर में नहीं दिख रहा है। ठीक है, और फार्मा में कोई पर्टिकुलर स्टॉक जिसको कि देख सकते हैं? फार्मा सेक्टर में मैं डिवीज लैब के ऊपर में अगर हमें नियर अबाउट 4300-4200 के पास का लेवल अगर मुझे मिलता है तो मैं वहां इंटर करने की सलाह दूंगा। और इस जगह पे फिलहाल मैं इंटर नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा 4200 टू 4300 का लेवल अगर मिलता है तो इंटर कर सकते हैं। 3 महीने के होराइजन में मुझे ये नियर अबाउट 4700 दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा ऐसे लोअर लेवल्स पे एंटर करें बस। और जो कि मतलब अभी कल परसों तक के भी लेवल्स मेरे ख्याल से यही थे, आज भी रह चुका है, आज भी नहीं, आज का लो तो 4400 नहीं, आज डिवीज लैब का एग्जैक्ट 4400 है। तो इसलिए मैं 4200 और 4300 के पीछे बोल रहा हूँ। अगर मैं एग्जैक्टली नंबर्स के हिसाब से मैं बात करूं अगर मैं, तो मैं इसको बोलूंगा आप नियर अबाउट 4258 से लेकर 4258 से लेकर 4357 के बीच में आप इंटर करो। यहां से आपको नियर अबाउट 4693 और 4761 का प्राइस मिलता है। ठीक है, ये लेवल्स पे अगर एंट्री करते हैं डिविस लैब में तो एंट्री करी जा सकती है। मतलब ये लेवल्स अगर मिलते हैं तो एंट्री करें। और क्या टाइमलाइन देख रहे हैं सर? 3 से 6 महीने? 3 महीना। 3 महीना, ठीक है। और 3 महीने में टारगेट्स क्या देख रहे हैं? 6 महीने में तो बहुत अच्छे 3 महीने में हम 4693 4761 का टारगेट देख रहे हैं। अच्छा, 46 टू 4700 टाइप के टारगेट्स के लिए डिविस लैब कह रहे हैं नितिन जी कि बाय किया जा सकता है। लेवल्स थोड़े से नीचे के देखने होंगे क्योंकि 2-3 महीने की कॉल है, तो उसी हिसाब से कुछ दिन रुक करके और जब भी इसमें गिरावट मिलती है, जब भी एक करेक्शन मिलता है छोटा सा, जो कि तो उसके बाद इसमें एंट्री करने के मौके निकलेंगे। ठीक है नितिन जी, कुछ एक अगर सवाल मैं आपसे लूं तो आप देख पाएंगे? आपके पास चार्ट खुला हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो एक चीज जो बैंकिंग सेक्टर पे आपने बैंक निफ्टी पे तो राय दी थी, उसमें से निकल करके 2 सवाल आ रहे हैं। एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, दोनों में से कौन सा बेहतर दिखता है आपको नई पोजीशन बनाने के लिए? सर, ये नई पोजीशन लवली जी क्या लॉन्ग टर्म के लिए बनानी है या इंट्राडे में बनानी है? शॉर्ट टर्म में ही बात कर लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो आप फिर आप देंगे नहीं, आप बेरिश हैं और उसमें आप केवल कहेंगे कि फार्मा सेक्टर में ही लेना होगा, उसके अलावा आप कुछ देंगे नहीं। बिल्कुल। सो देखिए लवली जी, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों तरफ में मैं शॉर्ट में हूँ। सो मैं यहाँ पर सजेस्ट शॉर्ट का ही करूंगा, मैं लॉन्ग के लिए सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे चार्ट में कहीं लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए मुझे अपसाइड अभी फिलहाल नहीं दिख रहे हैं।
ठीक है, बिकॉज वेटेड मूविंग एवरेज में मुझे नीचे की तरफ शो कर रहा है, और दोनों एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों में मैं वेटेड मूविंग एवरेज को लेकर काफी ट्रेड लेता हूं और अपने क्लाइंट को भी सजेस्ट करता हूं। तो मुझे दोनों ही में इंडिकेटर मुझे शॉर्ट की तरफ ही सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। विजय जी का एक सवाल है अडानी ट्रांस को लेकर के, अडानी ट्रांसमिशन होगा शायद ये। विजय जी, अडानी ट्रांसमिशन अभी देखिए 1006 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, और बहुत ज्यादा इसके अंदर में जितना अभी गिरावट आ गया है, मुझे लगता है ये करीबन 850 के आसपास ये अच्छा एक सपोर्ट पकड़ लेगा। बिकॉज लास्ट टाइम भी जो है ये 8050 के पास पहले इसने रेजिस्टेंस पकड़ा था और बाद में यही 850 को इसने सपोर्ट पकड़ लिया था। सो यही ट्रेंड जो है वो मार्केट में रहेगा इसके अंदर में। सो इस जगह पे एंट्री नहीं करके अगर आप थोड़ा सा वेट कर लो, आपको 850 का प्राइस मिल जाएगा। आप 850 पे एंटर करो तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि 850 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, 850 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और वहां पे एंटर करने का मौका मिलेगा। ठीक है, आपको लगता है सर कि आ जाएगा 850 के आसपास ये? हाँ जी, बिल्कुल आ जाएगा। बिकॉज लास्ट आप 2-3 दिन का इसमें ट्रेंड देखो तो लास्ट 3 दिन के अंदर में ही ये नियर अबाउट 1350 से ऑलरेडी हजार के ऊपर आ गया है। लास्ट 3 दिन के अंदर, 3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर में 1200 या 1350 से 1006 अभी चल रहा है। तो 850 इसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है जिस हिसाब से ये गिर रहा है। ठीक है। केदार जी का एक सवाल है शॉपर स्टॉप पे। शॉपर स्टॉप देखिए अभी 236 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, और आपके पास में इनफैक्ट बहुत ज्यादा नीचे के लिए गिरावट नहीं दिख रही है मुझे। 225-26 के आसपास है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पकड़ रहा है। यहां से ये टर्न बैक कर सकता है, थोड़ा सा जगह है अब 225-26 के बीच में, जो कि यहाँ से 10 पॉइंट ही है। ठीक है, तो मुझे लगता है एक बार इसके अंदर में आप इंटर कर सकते हो। जिस हिसाब से आप मॉल खुलने शुरू हो गए हैं, लॉकडाउन धीरे धीरे ईज होने लग गया है। सो ये स्टॉक जो है धीरे धीरे थोड़ा सा हल्का सा उठना शुरू होगा, और 225 से 28 के बीच में सर केदार जी अगर इंटर करते हो तो मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी, बहुत शॉर्ट टर्म में नियर अबाउट 20, 25, 40 दिन के अंदर में ये 250 का टारगेट आपको दिखा सकता है। तो मेरे एंट्री करने की जगह यही रहेगा 225-28 के बीच में। ठीक है, इंटरेस्टिंग। और बाकी हमारे एक एक्सपर्ट हैं चंद्र सुराना जी, जो अभी हमें थोड़ी देर में हमारे साथ में फिर जुड़ जाएंगे। उन्होंने ये शॉपर स्टॉप दिया था और काफी लोअर लेवल्स पे शायद दिया था, तो एक बार उनसे अपडेट ले लेंगे। ठीक है, नितिन जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए और ये इंटरेस्टिंग जानकारी शेयर करने के लिए। आपके पास फिर वापस आएंगे और थोड़ा समझने की और डिटेल में कोशिश करेंगे कि गेन थ्योरी काम कैसे करती है, इसके अंदर में क्या क्या चीजें हैं, और उसके ऊपर में आप जो एस्ट्रोलॉजी कैसे उसके अंदर में आप अप्लाई करते हैं और किस तरीके से दोनों चीजों को मिला करके बाजार में काम करते हैं। तो इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा, इसको अलग से फिर से करेंगे एक बार। फिर से बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और एक बार फिर आपको सीए दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू लवली जी, थैंक यू।